अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ IT 601 सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का वीक नंबर 5 शेयर करने वाला हूँ। प्रीवियस वीक में हमने देखा था कि लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसकी कुछ सर्विसेज हमने देखी थी अकॉर्डिंग टू सर्वर्स के सर्वर्स पे कैसे जो है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि सर्वर पे जो अब हमने सॉफ्टवेयर साइड बात कर ली, अब हम हार्डवेयर साइड बात करेंगे। इसमें इस वीक के अंदर हमने देखना है कि उसमें हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस टाइप की होती हैं। पहले हम देख लेते हैं कि सर्वर का एक रिव्यू कर लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर मशीन इन एन ऑर्गेनाइजेशन जनरली रेफर टू एज सर्वर, यानी कंप्यूटर को ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर, एक से ज़्यादा कंप्यूटर मशीन एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी स्पेसिफिक टास्क पर काम कर रही है, उसे सर्वर कहते हैं। अब सर्वर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है? एप्लीकेशन सर्विसेज, ठीक है, ये हमने पढ़ी है। एप्लीकेशन सर्विसेज, वेब सर्विसेज, फिर बैक ऑफिस प्रोसेसिंग, डेटाबेस, बैच कंप्यूटेशन एक्सेट्रा, ठीक है। अब मैं इसमें आपको बता देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। जैसे एप्लीकेशन सर्विस, आपका LMS जो है वो आप देखते हो कि वो एक एप्लीकेशन है, ठीक है, वो सर्वर के ऊपर रन हो रही है, उसे मोर देन वन यूज़र यूज़ कर सकते हैं एट ए टाइम, ठीक है। और उनको सर्वर से इंटरेक्ट करने की डायरेक्टली ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली बस सर्विस के साथ एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उनको कोई सरोकार नहीं होता कि अंडरलाइन आर्किटेक्चर क्या है। हमें आप एज ए स्टूडेंट जो है वो उन्हें कोई उससे सरोकार नहीं होता। इवन टीचर जो होगा LMS को यूज़ करने वाला, उसको भी इससे कोई सरोकार नहीं है कि वो अंडरलाइन सर्वर कौन सा यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसे एप्लीकेशन सर्विस कहते हैं। फिर वेब सर्वर है, जब आप कोई होस्टिंग के लिए आप जाते हो, अपनी वेबसाइट जो है उसकी होस्टिंग परचेज़ करनी है, आपने डोमेन परचेज़ की, आपने उसकी होस्टिंग परचेज़ की, यानी आपने अपनी वेबसाइट का डाटा उनके पास रखना है। आप अपने कंप्यूटर को भी सर्वर बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको ये डिफ़िकल्टी होगी जब आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो आपका जो डाटा है वो कम्युनिकेशन जो है वो बंद हो जाएगा। तो सर्वर जो है ये हर वक्त 24 घंटे अप रहता है, चलता रहता है, क्योंकि वर्चुअली उस कंपनी का ये जो जिसने आपको वर्चुअली वेब सर्विस प्रोवाइड की हुई है, ये उसकी सरदर्द है कि सर्वर को कैसे मैनेज कर रहा है। तो आपको उसने वेब सर्विसेज के थ्रू जो है वो दे देता है। फिर बैक ऑफिस प्रोसेसिंग, इसमें आपको एग्जांपल नादरा ले लें। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आप भर्ती होते हो, उसमें आपका सारा रिकॉर्ड और जो पीछे प्रोसेसिंग होती है, या आपने LMS की बात ही ले लें, उसके पीछे जो आपके सारे रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हो रही होती है, ये बैक ऑफिस प्रोसेसिंग है। उसके बाद डेटाबेसेस है। डेटाबेसेस वो जगह होती है जहाँ पर आपका डाटे की रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, आपने डेटाबेसेस की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। तो वेब सर्वर के साथ साथ आप डेटाबेस सर्वर भी परचेज़ ये इसमें कर सकते हैं। यानी डेटाबेस सर्वर भी होता है, अलग होता है दोनों, वेब सर्वर भी अलग है और डेटाबेस सर्वर अलग चीज़ है। फिर बैच कंप्यूटेशन, यानी आप वन बाय वन एक कंप्यूटेशन जो भी ज़रा हैवी किस्म की प्रोसेसिंग होती है वो वन बाय वन प्रोसेस होती है, तो उसे बैच कंप्यूटेशन कहते हैं एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे काम हैं जो हम सर्वर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, वो हम बाद में किसी को जो है वो वीक के अंदर पढ़ेंगे, और प्रीवियस में भी आप पढ़ चुके हैं। सर्वर कंप्यूटर मशीन है जिसमें हार्डवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर पैकेजेस आप पढ़ चुके हैं। इस वाले मैंने वीक में आपको बताया था कि आप हार्डवेयर रिलेटेड पढ़ेंगे। हार्डवेयर रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको मेंशन, हम सब के बारे में बारी बारी पढ़ते हैं। सर्वर, हाउ आर सर्वर डिफरेंट, सर्वर किस तरह डिफरेंट होता है। आपका नॉर्मल कंप्यूटर में एक आप यूज़र होते हो सिर्फ, सर्वर में 1000 से 1000 ऑफ क्लाइंट डिपेंड ऑन सर्वर। हाई रिलायबिलिटी, रिलायबल होना चाहिए बहुत ज़्यादा। सिक्योरिटी भी टाइट होनी चाहिए, क्योंकि आप एक यूज़ कर रहे हो, एक यूज़र को सिक्योर करना बहुत ईजी है, 1000 को सिक्योर करना वो एक हेक्टिक टास्क है। ऑफन एक्सपेक्टेड टू लास्ट लॉन्ग, अब ये भी चीज़ है कि आप नॉर्मल कंप्यूटर आप यूज़ करते हो, सुबह से लेकर शाम तक चलाते हो, बस इतना ही चलना है ना उसने। लेकिन जो आपका वो है सर्वर, उसने 24 घंटे चलना है, और पूरा 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल उसने बंद होता है।
ये नहीं कि सर्वर बंद नहीं करते, उसे रीस्टार्ट करते हैं सर्वर को 2 या 3 हफ्ते बाद या मंथ बाद डाउन टाइम आता है सर्वर का, वो आपको बता दिया जाता है कि हाँ जी एज ए क्लाइंट आपको बता दिया जाता है कि डाउन टाइम आएगा। सर्विसेज में आपने देखा होगा, आप अपने बैंकिंग ऐप्स में देखते होंगे, वो कह देते हैं अंडर मेंटेनेंस में नहीं जाता, वो बेसिकली वो जो सर्वर होता है या उसकी कोई सर्विसेज होती हैं सर्वर के अंदर जो रीस्टार्ट करनी होती है, दोबारा स्टार्ट करनी पड़ती है, क्योंकि एक टाइम पीरियड तक ही वो चल सकता है। आपका नॉर्मल कंप्यूटर भी जो आप घर में यूज़ करते हो वो कितने दिन आप चला सकते हो उसे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद तो वो स्लो हो जाएगा ना। तो सर्वर जो है वो इतनी आसानी से स्लो नहीं होता, इसे आप महीना महीना भी चला सकते हो। इन्वेस्टमेंट जो है, अब इन्वेस्टमेंट आप एक बार सर्वर की ज़्यादा तो करते हो, ये जो आखिरी चौथी लाइन लिखने की बात ये कह रहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट एक दफ़ा तो ज़्यादा होती है। नॉर्मल कंप्यूटर आपका कितने का आ जाएगा, 10,000 15,000 का, 50,000 तक आ जाएगा, ठीक है। जिस सर्वर की बात कर रहे हैं ना कि 1000 क्लाइंट्स, इसको अगर आप वर्चुअली परचेज़ करो वर्चुअल सर्वर के तौर पे एज अ रेंट पे करने के तौर पे, तो वो बहुत सस्ता होगा, वो आपको कोई 50-60 हज़ार रुपये में एज अ रेंट पे आपको मिल जाएगा। लेकिन आप उसे परचेज़ करने जाओगे ना, वो कम से कम 30-40 लाख का होगा, इससे कम में आपको सर्वर अच्छे वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। आगे हम चलते हैं, सर्वर के अंदर CPU कौन से होते हैं। x86 प्रोसेसर आप समझते हैं, x86 कहते हैं 32 बिट प्रोसेसर को। 2 तरह के सर्वर प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। x86 होता है और RIC प्रोसेसर आर डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क, दे आर ऑफन यूजिंग हाई परफॉर्मेंस सर्वर, और आई प्रोसेसर आर मेड बाय कंपनी सच एज IBM और Oracle। IBM और Oracle बनाती है RISC सर्वर जो हैं। अब इसके अंदर मैं आपको ऐड कर दूं, x86 जो है, इसके अलावा 64 बिट प्रोसेसर भी होता है, यानी x86 का मतलब है 32 बिट प्रोसेसर, तो इसमें 64 बिट भी अवेलेबल होता है। जैसे आपका नॉर्मल जो है वो कंप्यूटर 64 बिट होता है, ये भी होता है। लेकिन इसमें आप ये एक वर्ड पढ़ रहे हैं इस तस्वीर के अंदर, Xeon प्रोसेसर। अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं कि Xeon प्रोसेसर क्या होता है। इसकी क्लॉक स्पीड जो है वो मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट, आप बोलते हैं स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, यानी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा टॉप होती है ना टेक्नोलॉजी, उस पर बेस करती है इसकी क्लॉक स्पीड। इसमें कोर्स भी 2 या 4 नहीं होती, जैसे नॉर्मल आपके कंप्यूटर में 2 या 4 या 6 या 8 16 कोर तक होता है आपका Core i9 जो है लेटेस्ट। लेकिन इसके अंदर 400 800 कोर्स होती हैं। इन मार्केट टुडे हैव अप टू 32 कोर्स, यानी मार्केट में नॉर्मली 32 कोर्स तक मौजूद है, लेकिन इसके अंदर मैंने बताया 400-500 कोर्स तक होती हैं, बाज़ वक़्त इससे भी ज़्यादा होता है। फिर मेमोरी सपोर्ट, लार्जर अमाउंट ऑफ मेमोरी, आपकी कितनी रैम होती है, 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB 32 GB तक मैक्सिमम कह लें, 32 GB इतनी होती है ना। इसके अंदर टेराबाइट के अंदर रैम होती है। फिर एक्सपेंडेबिलिटी, इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। एफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट, डाटा का जो है वो एफिशिएंटली मैनेज करता है। कॉस्ट एंड पावर कंजम्पशन, अब जैसे जाहिर सी बात है जब इसको कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, इसके ऊपर आपने इसके अंदर एक रैम नहीं लगी होती या एक हार्ड डिस्क नहीं लगी हुई, तो जब ज़्यादा चीज़ें लगेंगी तो उसके लिए पावर भी आपको ज़्यादा चाहिए, पैसे भी लग रहे हैं ज़्यादा, और फिर आपको उस हिसाब से पावर भी अप्लाई करनी है। आपके सिस्टम में नॉर्मली 400 से 500 हाँ इतनी की पावर सप्लाई होती है आपके सिस्टम में नॉर्मली। आप पढ़ के देख लीजिएगा अपने, या अपने लैपटॉप में देख लें उसमें कितनी पावर होती है, हार्डली ये 200-300 वाट का होता है, ये भी ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, लैपटॉप का कम ही होता है। लेकिन बहरहाल आपका एक नॉर्मल कंप्यूटर जो है वो आप एग्जांपल लगा लें 400 वाट के ऊपर चलता है पावर सप्लाई, लेकिन जब उसने मल्टीपल प्रोसेसर, मल्टीपल रैम, मल्टीपल हार्ड डिस्क चलानी है, उसके लिए आपको पावर कंजम्पशन ज़्यादा चाहिए। अच्छा, उसके बाद बजट भी जाहिर सी बात है आपका की फैक्टर होगा। फिर वर्कलोड, अब वर्कलोड में मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि जो सर्वर रूम बनाए जाते हैं ना पाकिस्तान में, तो बहुत कम है, शायद आपको देखने को मिले ही ना सर्वर रूम उस तरह के जिस तरह का ये एक्चुअल में बात की जा रही है। इस तरह के हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे। हमारे पास रिस्ट्रिक्शन बहुत है, इंटरनेट की रिस्ट्रिक्शन है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारे हमें इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, ठीक है।
तो अगर हम सर्वर का आपने मूवीज़ वगैरह या इंटरनेट पे सर्च करके देखा होगा, बड़े सारे रैक पड़े होते हैं। अब वो रैक में सारे जो हैं वो कंप्यूटर्स हैं, यानी मल्टीपल कंप्यूटर्स, मल्टीपल चीज़ों के 100-150 रैम लगी है, 100-150 हार्ड डिस्क लगी है, प्रोसेसर लगी है, वो रैक वाइज पड़े होते हैं सारे। ठीक है। अब उनको आप एक कंप्यूटर कमरे में चलाते हैं। यहाँ आपने अपनी लैब देखी होगी, उसमें 20 या 30 या ज़्यादा से ज़्यादा 50 कंप्यूटर होते हैं, 100 तक कंप्यूटर होते हैं। तो जब वो सारे चलते हैं तो कितनी ज़्यादा हीट हो जाती है कमरे के अंदर, हालांकि वो फासले पे पड़े होते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में काफ़ी फासला होता है, यानी आप 1-1.5 फुट का कम से कम 2 फुट 3 फुट फासले पे होते हैं, ताकि उनकी जो हीट जो है वो सही तरह से वो निकल जाए। तो उससे कितनी ज़्यादा हीट हो जाती है कमरे में। ठीक है। तो जब आपके सर्वर इतने ज़्यादा सर्वर पड़े होते हैं तो उनके लिए कूलिंग सिस्टम रखना पड़ता है। हर टाइम एसी उनके जो है वो उस रूम में चल रहा होता है जिसमें सर्वर होता है। हर वक्त उसे बिजली की ज़रूरत होती है, हर वक्त उसे हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, उसे नॉर्मल इंटरनेट नहीं चाहिए होता है सर्वर को ये 2, 4, 20, 50, 100 MB का नेट नहीं चल रहा होता वहाँ पर गीगाबाइट के अंदर इंटरनेट लगा होता है। उसका जो लोकल एरिया नेटवर्क भी टेराबाइट में होता है, जो आपस में कम्युनिकेट करता है, और जो बाहर सर्वर से कम्युनिकेट करता है वो गीगाबाइट में होता है। क्योंकि इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट के डाटे को प्रोसेसिंग कराने के लिए आपको इतना ही जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो ये सर्वर वर्कलोड इसको कहा जाता है। उसको मैनेज करना, उसका बजट जो है ये बहुत की फैक्टर है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ये चीज़ें पड़ती हैं, लेकिन वही बात उसने पीछे कही कि इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्गर टाइम के लिए होती है, कि अगर आपने आज की है तो आज से 5 साल बाद तक आपका वो सर्वर चलता रहेगा। ये नहीं होगा कि 2 दिन 3 दिन 2 महीने 6 महीने, वो 5-10 साल तक कम से कम जो है वो उसकी लाइफ होती है, 10 साल तक सर्वर की। अच्छा, सर्वर CPU चॉइसेस, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चॉइसेस हैं। इंटेल Xeon प्रोसेसर्स, आपके जो पेंटियम के दूसरे प्रोसेसर्स होते हैं, या Core i3 Core i5 जो है उनसे काफ़ी पावरफुल होते हैं। ठीक है। इसकी जो प्रोसेसिंग पावर होती है, कोर होती है, और L3 कैशे जो है इसकी, या आप देख लें कि इसकी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। आपके नॉर्मल AMD का है, फिर IBM के डिफरेंट ये आपको सर्वर CPUs बताए गए हैं। आप इनको याद कर लें, पेपर में वैसे पूछा तो जा सकता है कि कितने टाइप के मल्टी कोई 2 या 3 चॉइसेस आपको आ सकती हैं कि आप इंटेल AMD IBM या सन का किसी एक को थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर दें। तो उसकी ये लिखी हुई है रिक्वायरमेंट, आप उसे कर सकते हैं। ज़्यादा जो बेहतरीन है वो IBM पावर ये यूज़ होता है 7 या 9 10, जो ये काफ़ी सर्वर्स में आप नेट पे सर्च करके भी देखिएगा, ये ज़्यादातर ये यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद Xeon में और पेंटियम या कोर में क्या डिफरेंसेस हैं। आप मल्टीपल CPUs Xeon के रख सकते हो, पेंटियम के नहीं रख सकते, रख भी सकते हैं, लेकिन Xeon ज़्यादा इजीली कंपेटेबल जो है वो एज़ कम्पेयर टू पेंटियम के है। फिर हैज़ मोर कोर, बेटर हाइपर थ्रेडिंग, फास्टर लार्जर CPU कैशी है, कैश मेमोरी इसकी ज़्यादा होती है। फिर फास्ट लार्ज रैम सपोर्ट, ये ज़्यादा रैम को एक वक्त में सपोर्ट करता है। ये प्रोसेसर की भी एक रिक्वायरमेंट होती है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप अगर Core i3 या एक नॉर्मल प्रोसेसर लेके उसके साथ 128 GB रैम लगा दो सिस्टम के अंदर। 128 MB की बात नहीं कर रहा मैं, GB की बात कर रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। तो वो इश्यूज़ क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, आपके सिस्टम में भी इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। आपके इतनी पावर ही नहीं होगी उन रैम्स को पावर देने के लिए। ठीक है। तो जितना वो सपोर्ट करता है प्रोसेसर और बाकी सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो Xeon प्रोसेसर इसीलिए यूज़ किए जाते हैं कि वो ज़्यादातर जो है वो ज़्यादा रैम और ज़्यादा जो है वो हार्ड डिस्क को सपोर्ट करते हैं। फिर स्केलेबल प्रोसेसर्स हैं, मैक्स सीरीज़ है। फिर ये जो इंटेल प्रोसेसर फैमिलीज जो हैं सारी, Xeon DE, ये मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी सीरीज़ हैं, ये बताई गई हैं। फिर सर्वर पे मेमोरी कौन कौन सी होती है, रैम होता है, CPU कैशे, 2 तरह के होते हैं। ठीक है। रैम को तो आप जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी है, CPU की कैशे भी एक होती है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं आगे, कि सर्वर को ज़्यादा फास्टर रैम चाहिए होती है। आपकी जो नॉर्मल रैम है वो देखें ऊपर उसने लिखा भी हुआ है
कि ये जो नॉर्मल है वो 64 GB तक x64 का आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है, ठीक है। और जो आपका x86 64 बिट है वो 1 PB तक कर लेता है, लेकिन ये सर्वर की बात हो रही है, ये आपके वो नॉर्मल कंप्यूटर की बात नहीं है। ये नॉर्मल कंप्यूटर इतनी रैम जो है वो 632 बिट का वो सपोर्ट नहीं करता, इतनी रैम नहीं चला सकता। तो सर्वर नीड अ फास्टर रैम दैन डेस्कटॉप, हायर मेमोरी स्पीड, ज़्यादा मेमोरी स्पीड होनी चाहिए, मल्टीपल डिम एक्सेस इन पैरेलल, लार्ज CPU कैसे, ठीक है। यानी आपका जो नॉर्मल रैम है उससे आपसे इस एक रैम के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं, उसकी कोर स्पीड भी होती है, उसकी जो आपने मेमोरी की अपनी एक मेमोरी है 1 GB, उसके साथ उसकी स्पीड भी होती है कि वो कितना एफिशिएंटली और कितनी तेज़ काम करती है। जो रेस्टोरेंट गेमिंग कंप्यूटर या वो बनवाते होंगे गेम्स खेलने के लिए, वो ये बात समझते होंगे कि इसकी जो मेमोरी की अपनी एक कोर स्पीड होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है। और आप ऊपर ये देख रहे हैं कि इमेज आपको ये जो मुख्तलिफ बनाए हैं, आपके नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर 2 या 3 या मैक्सिमम 4 स्लॉट होती हैं रैम की, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि 2 प्रोसेसर लगे हुए हैं, उसके 2 प्रोसेसर की स्लॉट है, एक ये है और एक ये प्रोसेसर की स्लॉट है। इसके दरमियान में देखें कितनी सारी रैम लगने की जगह है, इसके साइड पे कितनी सारी लगने की जगह है। ये एक सर्वर का उन्होंने आपको दिखाया कि 2 प्रोसेसर के साथ कितनी सारी रैम लग सकती हैं, ठीक है। उसके बाद ये टाइप ऑफ मेमोरी है, डिफरेंट मेमोरीज की टाइप है, इनकी एब्रीवेशन याद कर सकते हैं, पेपर में MCQs में पूछी जा सकती हैं आपसे। ट्रांसफ़र स्पीड ऑफ रैम जो है ये भी आपको बताया गया है कि इसमें आपने ये भी आपको पता होगा कि पुरानी जो है वो SD रैम होती थी, फिर DDR सीरीज़ आ गई, अब DDR ही चल रही है। DDR4 मेरे ख्याल से अब लेटेस्ट जो है वो 5 आ चुकी है। इसमें यहाँ पर ज़्यादा टेबल में ज़्यादा आपको पता चलेगा कि बस क्लॉक, ये वो मैं बात कर रहा था पीछे के जो रैम की स्पीड होती है वो बस क्लॉक, प्रीफैच, फिर डाटा रेट, ट्रांसफ़र रेट और वोल्टेज, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जो गेमर्स होते हैं वो ज़्यादातर इस तरफ देखते हैं, लेकिन जो सर्वर मैनेजमेंट है वाले लोग होते हैं वो और ज़्यादा देखते हैं कि उनको और ज़्यादा रैम तेज़ चाहिए, उन्हें सबसे बेहतरीन रैम चाहिए, और उन्हें ज़ाहिर से वोल्टेज का भी इशू है, उनके डाटा रेट का भी इशू है, और बस क्लॉक भी उनको ज़्यादा चाहिए। तो ये सारों का एक टेबल बना हुआ है, पेपर में पूछा भी जा सकता है, हो सकता है पर्टिकुलर रैम किसी डी रैम का पूछ लें पेपर में। वैसे मैंने रिसेंट में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा कि जिसमें रैम के बारे में क्वेश्चन आया हो, लेकिन आ भी सकता है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब कैशे मेमोरी क्या होती है? कैशे मेमोरी इज़ अ हाई स्पीड मेमोरी प्लेस बिटवीन रैम एंड CPU। आपने रजिस्टर्स और CPUs के बारे रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा होगा असेंबली लैंग्वेज के अंदर कि रजिस्टर क्या होते हैं, आपके मेमोरी के और आपके जो है वो स्टोरेज, उसके दरमियान में रजिस्टर होते हैं, और उन रजिस्टर और उनके दरमियान में जो है रजिस्टर और DRAM के दरमियान में, उनके जो दरमियान में होती है वो कैशे होती है, ठीक है। बेसिकली कैशे मेमोरी के अंदर जो है वो जो है आपने देखा होगा कैशे फुल हो जाती है, मोबाइल की कैशे फुल हो जाती है। तो रन टाइम पे जो जो चीज़ आप इस वक्त चला रहे होते हो ना, उसके पीछे कैशे बन रही होती है। जैसे मैंने ये PDF रीडर ओपन किया हुआ है, इसकी कैशे जनरेट हो रही होगी। मैं जो जो काम कर रहा हूँ ये काम पीछे नोट होता जा रहा है, नोट होता जा रहा है। एक तरह की लॉग्स फाइल्स आप कह लें, एक तरह की कैटलॉग कह लें कि पीछे वो बनती जा रही है और वो ऐड होता जा रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैंने इधर क्लिक किया, मैंने उधर क्लिक किया, मैंने स्क्रॉल किया, मैंने नेक्स्ट पेज पे गया, मैं प्रीवियस पेज पे, ये ईच एंड एवरी थिंग की एक्टिविटी नोट डाउन हो रही होती है, वो कैशे के अंदर स्टोर होती रहती है। तो वो कैशे भरती जाती है। वो इसलिए आपको मोबाइल पे बार बार कहता है कि एंड्रॉयड पे कि आपकी कैशे फुल होगी, क्लियर कर लो। तो जो भी आप ऐप चला रहे होते हैं, जो भी कंप्यूटर में भी हो रही होती है फुल, लेकिन कंप्यूटर थोड़ा सा विंडोज़ एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड, ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश कर लेता है। जो पुरानी विंडोज़ थी, में से कुछ स्टूडेंट शायद जानते हैं विंडोज़ XP को, या फिर विंडोज़ 98 पुरानी, यानी आज से 20 साल पहले, उसमें ये ऐसी चीज़ कोई नहीं होती थी, वो नहीं करती थी ऑटोमेटिकली। तो वो कुछ देर बाद जो है वो कैशे फेल हो जाती थी और आपका सिस्टम जो है स्लो हो जाता था।
तो ये डिफरेंट किस्म की कैशे मेमोरीज आपके पास अवेलेबल होती हैं। जब ये डायग्राम से भी आपको पता चल रहा होगा, L0 है, L1 है, L0 के बाद L1 आ जाती है, फिर L2 है, फिर L3 कैशे, ठीक है। फिर सिस्टम बस। सिस्टम बस किसको कहते हैं? इसमें आपने पढ़ा होगा कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डाटा बस। डाटा शेयरिंग, एड्रेसिंग, पावर, टाइमिंग, यानी आपके सीपीयू के अंदर जितनी भी चीज़ें आपस में जुड़ती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, वो बस के थ्रू करती हैं। उन्होंने आपस में डाटा शेयर करना है, अपनी एड्रेसिंग शेयर करनी है, पावर उसको कितनी चाहिए, टाइमिंग यानी कितने वक्त तक उसने चलना है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें जो है वो सिस्टम बस में आती हैं। इसमें एक्सपेंशन बस की टाइप ISA, ये MCA, इनको जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा कि ये कॉमन बस टाइप्स हैं। अभी आपको आगे मैं समझाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। आपका जो आपकी जो हार्ड डिस्क होती है, साटा हार्ड डिस्क, वो उसके अंदर एक वायर लगती है जो आपके सर्वर, जो आपके मदरबोर्ड को जाके लगती है। वो जो वायर है वो भी बस है, ठीक है। बस केबल, उसे यूनिवर्सल सीरियल बस नहीं, USB तो वो यूनिवर्सल सीरियल बस है, जो आपकी पोर्ट है उसको कुछ और कहते हैं, वो बहरहाल आप ये समझेंगे वो बस है, ठीक है। उसके बाद आप अपना ग्राफिक कार्ड जिसके ऊपर लगाते हैं, जैसे पहले ये आती होती थी AGP, ये पुराने कंप्यूटर में होती थी, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। अब तो PCI एक्सप्रेस पोर्ट आती है ना, जो आपकी नए आर्किटेक्चर के अंदर नए ग्राफिक कार्ड के साथ आती है, वो भी आपकी बस ही है बेसिकली। वो जिस पोर्ट के ऊपर लगती है ना, PCI एक्सप्रेस पोर्ट, वो इटसेल्फ बस, ठीक है। उसके बाद ये देखें, वो उसने बताया हुआ है PCI एक्सप्रेस, PCI जो है वो आपको ये दिखाई भी हुई है इमेज के अंदर, आपने इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की देखी होंगी। उसके बाद पावर सप्लाई है। अब ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि ये सर्वर के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, होती यही है, आर्किटेक्चर सारा वही है। यानी अगर रैम लगनी है तो उसकी स्लॉट वही है, स्लॉट में कोई डिफरेंस नहीं है, रैम में डिफरेंस है। अगर हार्ड डिस्क लगनी है तो हार्ड डिस्क लगने का तरीका वही है, लेकिन हार्ड डिस्क डिफरेंट है। हार्ड डिस्क डिफरेंट इस तरह नहीं है कि वो शक्ल में डिफरेंट है, बस उसके अंदर मेमोरी ज़्यादा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद सर्वर के AT और माइक्रो AT फैक्टर। अच्छा, वो जो बात कर रहे हैं सर्वर की पावर सप्लाई के बारे में, अब नॉर्मली मैंने पहले भी बात की थी कि 300-400 वाट आपको चाहिए होता है आपके सिस्टम को चलने के लिए। VGA कार्ड लगा तो चलो मैं कह लेता हूँ कि 600 वाट या 700 वाट हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप सर्वर के ऊपर जा रहे हो, आपका एक प्रोसेसर नहीं है, 50 लगे, अब उसकी 50 उसकी पावर बढ़ गई, एक रैम नहीं लगी हुई, 100 रैम लगी हुई है। अब उसको हर रैम का, आपने पीछे पढ़ा था वो 1.3 वाट या पता नहीं 1.4 वाट लेती है DDR रैम जो है। एग्जांपल ले लेते हैं, 1 वाट लेती है, तो अब 1 वाट ले रही थी तो 1 वाट आपका 2 वाट 3 वाट आपका प्रोसेसर ले रहा होगा, फिर आपकी मुख्तलिफ अंदर मदरबोर्ड और सारी मिला के जो है वो आपकी 300 पावर सप्लाई होती है। लेकिन चलो मैं कह लेता हूँ कि 150 ले रही थी, 100 से 150 इतना आपका सिस्टम नॉर्मली ले रहा होता है। VGA कार्ड लगा है तो चलो 50 या 100 वो ले रहा है, 250-300 उसने ले लिया, ठीक है। 250 वाट कह लेते हैं कि एक सिस्टम 200-250 ले रहा है। जब इसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो अब उसके लिए उस हिसाब से आपको पावर सप्लाई भी चाहिए। तो ये नीचे आप देख रहे हैं कि मल्टीपल, एक के अंदर आपके पास मल्टीपल पावर सप्लाईज, बैटरीज, मल्टीपल बैटरीज, और वो जो उसका पावर सप्लाई की पूरा सिस्टम होता है वो लगाया जाता है। ATX पावर सप्लाई वाज ओरिजिनल डिज़ाइन फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन थी, लेकिन वही आपको बाद में वही बात है कि सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन सेम आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए उसको एक्सपेंड कर देते हैं हम सर्वर में बस, ठीक है। रैक माउंटेड पावर सप्लाई है, हमने अभी नीचे पढ़ा रैक माउंटेड, ये पूरी रैक में एक माउंट की जाती है। यानी अगर एक रैक में रैक वाइज कंप्यूटर पड़े हुए ना, एक रैक है जिसके अंदर 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है और 4-5 रैम लगी हुई हैं, 3-4 प्रोसेसर लगे हैं, वो एक पूरा रैक है, तो उसके साथ पूरी एक रैक की पावर सप्लाई होती है, वो उसके साथ कनेक्ट है, जैसे आपका कंप्यूटर कनेक्ट हुआ होता है। SSI पावर सप्लाई है, दूसरी फॉर्म की है, डेवलप अ सीरीज ऑफ पावर सप्लाई एंड कनेक्टेड फॉर्म फैक्टर डिज़ाइन फॉर यूज़ इन वेरियस टाइप ऑफ सर्वर्स के लिए बेसिकली यूज़ होती है। ये MCQ में पूछी जा सकती हैं चीज़ें, ठीक है।
स्टोरेज की तरफ हम जाते हैं। स्टोरेज हमें पता है कि हमारी नॉर्मली जो है वो 2 से 3 किस्म की स्टोरेज होती हैं। बेसिकली ये 4 टाइप जो ये बता रहा है ना, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज जो बेसिकली डायरेक्ट अटैच होती है आपकी साटा हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है। नेटवर्क अटैच स्टोरेज, नेटवर्क एरिया स्टोरेज, नेटवर्क एरिया, यानी अब वो बात ये कर रहा है कि DAC आपका सादा होता है, यानी आपने आम कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क अटैच की है। नेटवर्क अटैच स्टोरेज वो होती है जिसमें मल्टीपल जो है वो स्टोरेज आपस में अटैच हुई है, और उसको जो हम जब ये मल्टीपल अटैच होती हैं हार्ड डिस्क, उसको कह देते हैं हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क। और उसके बाद आती है क्लाउड स्टोरेज, जो आजकल मॉडर्न जो है वो प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके लिए मस्ट है इंटरनेट, उसके लिए ज़रूरी नहीं होता, वो बाकी लोकल एरिया नेटवर्क पे चलती हैं, लेकिन क्लाउड स्टोरेज आपकी इंटरनेट बेस्ड है, वो लोकेशन टू लोकेशन बेस्ड होती है। उसके बारे में हम बाद में एक लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं। DAS में रेड एक चीज़, आप ये वर्ड पढ़े होंगे, ये रेड लिखा हुआ है, इसके बारे में अभी हमने बात करनी है आगे। हार्ड डिस्क आपने देखा कि डायरेक्टली अटैच स्टोरेज हार्ड डिस्क आपको पता है कि HDD हार्ड डिस्क कहते हैं। फिर SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो थोड़ी सी फास्ट होती है। ये सेम मैकेनिज़्म उस पर बेस करती है। जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर डिस्क होती हैं, ठीक है। वो डिस्क होती हैं, उसमें ट्रैक्स रीड करते हैं, वो एक पिन सी बनी होती है, आपने पढ़ा भी होगा, पिन से वो ट्रैक को रीड करता जाता है। SSD जो है वो सेम बेस करती है जो आपकी फ़्लैश मेमोरी थी, फ्लैश ड्राइव आपकी USB जो है ना, जिस तरह वो स्टोर करती है ना ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करके स्टोरेज, SSD सेम एज इट इज़ ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करती है। NVMe उसी की ज़्यादा टेक्नोलॉजी, वो ज़रा तेज़ हार्ड डिस्क है। अब तो NVMe 2 और 3 और इसके बाद भी एक SSD आ चुकी हुई है, लेकिन वो SSD की टाइप आ चुकी हुई है नहीं। लेकिन बहरहाल अभी उन्होंने बेसिक आपको सिर्फ ये बताया हुआ कि NVMe और जो आपका सर्वर होते हैं ज़्यादातर आपके, उसमें NVMe SSD ही लगती है। नॉर्मल हार्ड डिस्क बहुत स्लो होगी, ज़ाहिर सी बात है। जब वो जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो अगर डिस्क पे पड़ी होंगी तो हार्ड डिस्क स्लो होती है, तो वो जब मल्टीपल जुड़ेंगी तो वो और स्लो हो जाएंगी, इसलिए ज़्यादातर उसके ऊपर SSD यूज़ होती है। अच्छा, ये नेटवर्क अटैच स्टोरेज वही बात मैंने की, जब प्रोवाइड एक्सेस टू सेम डाटा ऑन मल्टीपल सिस्टम के ऊपर, जब आपने एक जगह सारी हार्ड डिस्क रख दी और बाकी जगह बाकी आपने सारा उससे कंप्यूटर से उसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये आप करते हैं। एडवांटेज कैन बी वेरी फास्ट एंड वेरी हाई कैपेसिटी, कैन मिक्स SSDs एंड हार्ड डिस्क टू मेक फास्टर सोल्यूशन देन हार्ड ड्राइव अलोन, रेट स्टोरेज ऑलवेज, डिसएडवांटेज रिक्वायर्ड अ सेपरेट कंप्यूटर। अब ये इसकी एग्जांपल आपका सर्वर कंप्यूटर है। सारी इन्फॉर्मेशन जैसे आप पेपर देने जाते हो, उसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। उसमें क्या हो रहा होता है कि एक मेन सर्वर आपका बड़ा होता है, वो उससे जाके वहाँ से ओके करता है, तो आप वहाँ पर रिफ़्रेश करते हो या अपने एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर को चलाते हो तो वो फ़ौरन लोड हो जाता है। तो वो जो भी उसकी स्टोरेज है, उसकी सारी चीज़ें वो आपके कंप्यूटर में नहीं पड़ी हुई, वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होकर उस सर्वर के अंदर पड़ी होती है, सर्वर कंप्यूटर में। आपके इधर सिस्टम में कुछ भी नहीं होता। जब आप जैसे रिफ़्रेश करते हो तो वो वहाँ से लोड करके लेके आता है। तो इसके अंदर तो पीछे हमने बात लिखी थी, इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए जो आप पेपर दे रहे होते हो वो ईथरनेट के ऊपर हो रहा होता है, वहाँ पर इंटरनेट यूज़ नहीं होता। फिर स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सोफिस्टिकेटेड डाटाबेस, वर्चुअलाइज्ड डिप्लॉयमेंट, लार्ज, ये वो हमने बातें जो उसी को हम बेसिकली जो आपका मेन सर्वर है वो इंटरनेट से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो वो वर्चुअली किसी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सर्वर से कनेक्ट हुआ होगा इंटरनेट के थ्रू। आपके जितने कंप्यूटर हैं जो आप पेपर दे रहे थे वो उनमें से किसी पे भी इंटरनेट नहीं चल रहा होता, सब पे इंटरनेट बंद होता है, लेकिन उस सर्वर पे चल रहा होता है। सर्वर फिर आगे वर्चुअली जो है वो उससे कनेक्ट करेगा, तो वो स्टोरेज एरिया नेटवर्क बन गया। ये उसकी एग्जांपल आ गई कि जाहिर सी बात है एक कैंपस में तो आप एग्ज़ाम नहीं ना देते, आप देते हैं आपके लाहौर में ही जो है वो 15-20 कैंपस हैं, तो सारे जो है वर्चुअली रिमोटली जो है वो किससे कनेक्ट होते हैं, मेन सर्वर के साथ, तो वो स्टोरेज एरिया नेटवर्क बन गया। अच्छा, क्लाउड स्टोरेज एप्लीकेशन ऑफ साइट बैकअप प्रोवाइड एक्सेस टू डाटा फॉर मल्टीपल लोकेशन। अब मैं इसमें एग्जांपल आपको दे देता हूँ। आपके
मोबाइल में जो जीमेल आप स्टोरेज यूज़ करते हैं वो क्लाउड पे होती है। आप पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, किसी कंट्री में जाकर भी यूज़ करें, कहीं से भी करें, एक ही ईमेल अकाउंट को यहाँ से लॉगिन कर लें और आप का कोई रिलेटिव है या फैमिली मेम्बर है वो जाके किसी और कंट्री में लॉगिन कर लें, दोनों को सेम स्पीड ऑफ एक्सेस मिलेगा डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट स्पीड, लेकिन एक्सेस सेम मिलेगा। वो करता ही है क्लाउड के जो आपका नियरेस्ट सर्वर पे की लोकेशन होती है ना, उससे आपको रिसोर्सेज असाइन कर देता है। ठीक है, ये आप क्योंकि गूगल की फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस यूज़ कर रहे हो तो इसलिए वो आपको अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर समझ नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन अगर आप जब क्लाउड सर्विसेज बाय करने जाओगे, कभी अमेज़ॉन वेब सर्विसेज जो है या एज्योर वेब सर्विसेज हैं, इन पे आप देखोगे तो वो आपको खुद से देता है कि आपने किस जगह का सर्वर लेना। जब आप वैसे नॉर्मल सर्वर बाय करते हो उसमें आपको लोकेशन का नहीं होता, वो अगर सर्वर जर्मनी में पड़ा है, वो यूएस में पड़ा है, वो सिंगापुर में पड़ा है, वो चाइना में पड़ा है, तो वो वहीं से एक्सेस होके आएगा। उतने ही राउट्स के इंटरनेट पर ट्रैवल करके आपको इन्फॉर्मेशन आपके तक जाएगी और आपकी वहाँ तक जाएगी। लेकिन क्लाउड में ऐसा नहीं होता। क्लाउड में अगर आप नियरेस्ट सर्वर को असाइन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में रह के अपनी वेबसाइट होस्ट कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि आप जो है वो नियरेस्ट सर्वर जो भी बनता है गल्फ में बनता है, यानी दुबई अबू धाबी में पड़ा हुआ है या सिंगापुर में नियरेस्ट पड़ा है, वो जहाँ नियरेस्ट है तो वो आप अपने आप को असाइन कर सकते हो। इसमें जो है इसके डिसएडवांटेज बहुत हैं कि इंटरनेट ना हो तो फिर आपको ज़ाहिर सी बात है बगैर इंटरनेट के आप कुछ एक्सेस नहीं कर सकते इसमें। बहरहाल अब हम आगे चलते हैं। हार्ड डिस्क जो है वो उसने उसकी फ़र्दर हार्ड डिस्क और SSDs की डिटेल दे दी हैं, उसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। SAS and SATA bus interface were originally designed for slow mechanical hard disk। SAS पुरानी हार्ड डिस्क है, SAS SATA से भी पहले होती थी, तो वो नॉर्मल आपके जो डे टू डे के जो हम यूज़ करते हैं उस लिए यूज़ होता था। SSD अब कुछ लोग कहते हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी है। SSD के बाद उसने वो लिखी है M2, ये अब लेटेस्ट है M2 और U2 और U3 जो। बहरहाल मैं बात ये कर रहा था कि SSD कई स्टूडेंट ये समझते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में आई है, ये 20-25 साल पहले भी थी जब SATA थी, लेकिन वो नॉर्मल यूज़ के लिए बनी नहीं थी, वो सर्वर पे ही यूज़ होती थी। अब नॉर्मल जो है वो को 4-5 साल 6 साल हो गए हैं कि उसमें हम देख रहे हैं कि जो नॉर्मल यूज़र के लिए भी हम SSD जो अवेलेबल हो गई हुई है। ठीक है, उसके बाद रिडक्टेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इसमें आपको ये चीज़ की समझने की यहाँ ज़रूरत नहीं है कि रेड है क्या, आप सिर्फ इसकी रेड ये समझ लें कि रेड है क्या। रेड की फंक्शनैलिटी क्या है वो आप असेंबली लैंग्वेज में के कोर्स में पढ़ेंगे या किसी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कोर्स में पढ़ेंगे, वो आपका यहाँ पर काम नहीं है। A way of storing the same data in different places on multiple hard disks or a solid state drive to protect the data in the case of drive failure। यानी सेम डाटे को डिफरेंट प्लेसेस पर स्टोर करना, यानी जब आप बैकअप क्रिएट करते हो, बैकअप भी इसकी एग्जांपल है। दे आर डिफरेंट ड्राइवर, हाउएवर दे आर नॉट ऑल गोल ऑफ प्रोवाइडिंग रिडक्टेंसी। रिडक्टेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, रिडक्टेंसी आप समझते हो ना कि इस सेम डाटे को की मल्टीपल कॉपीज़, इसके अंदर रेड लेवल 0 से लेवल 6 तक होता है। ठीक है, 0, 1 और 5, 6 आपको यहाँ पढ़ाया गया है, और रेड 10, 50, 60 उसी का कम्बिनेशन है, यानी 1 + 0 कर लो तो वो 10 बन जाता है, और 50 आप राइट साइड पे आप देख रहे हैं उन्होंने लिख के दिया, और इसकी डायग्राम भी बनाई है। इससे आपका कोई इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। डिस्क 1 के अंदर वो 135 कर रहा है, ये आपको इस तरह से समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, जस्ट आप डायग्राम को देखेंगे उससे बेसिक चीज़ समझ आ रही है, तो वो रेड 0 में कैसे है, फिर रेड 1 में उसे सेम डाटा जो है उस तरह कर दिया। ठीक है, रेड 0 में सेम नहीं है, डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। रेड 1 में डिफरेंट नहीं है, सेम ब्लॉक्स हैं, सेम सीरीज़ में चल रहे हैं। फिर उसके बाद उससे आगे जो है वो डिफरेंट सीरीज़ चल रही हैं। रेड 5 के अंदर डिफरेंट मैकेनिज़्म यूज़ हुआ है, डिफरेंट आर्किटेक्चर यूज़ होता है, उसमें हम ये कि डिस्क ज़्यादा हो जाती हैं। इसके अंदर डिस्क 2 होती हैं 0, 1 में, हम रेड 5 में 4 डिस्क यूज़ करते हैं।
और फिर रेड 6 में ब्लॉक ज़्यादा हो जाते हैं, ब्लॉक इंक्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन डिस्क 4 ही रहती हैं। इसी तरह हम जो है वो मल्टीपल रेड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। रेड 1 हमने एक लिया, रेड 0 2 लिए और उनको कंबाइन कर लें तो 1 और 0 का तो रेड 10 बन जाता है। ठीक है, रेड 5 और रेड 0 को, रेड 0 बेसिकली यूज़ होता है कंबाइन करने के लिए उन दोनों रेड्स को। ज़्यादातर हम इसलिए यूज़ करते हैं, तो हमने 5 और 5 रेड को हमने 1 0 रेड के ज़रूर से कंबाइन कर लिया। इसी तरह रेड 60 जो है, यहाँ पर जो है वो लेक्चर का इख्तिताम हो गया है। काफ़ी जो है इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो अब टूवर्ड्स हम हार्डवेयर की तरफ गए थे, जो कि ज़्यादा कोई टफ़ एरिया था ही नहीं। टफ़ एरिया होता है सॉफ्टवेयर की तरफ, ठीक है, जिसमें आपने खुद प्रैक्टिकल करना था। ये वो चीज़ें जो आप प्रैक्टिकल कर भी नहीं सकते कि सर्वर बाय करके, और सर्वर को हमारे पास इस तरह के पाकिस्तान में डाटा सेंटर मौजूद नहीं हैं, या सर्वर के डाटा वेयर हाउसेज, इस तरह की चीज़ें बहुत कम, बहुत ही आपको रेयर ही कहीं मिलेगा। अदरवाइज़ आपको ऐसे जो हैं वो चीज़, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, या आपने कहीं ना कहीं ज़रूर इमेजेस में देखा होगा कि रैक में बड़े बड़े सिस्टम्स पड़े हुए हैं, मल्टीपल रैक्स हैं, और ये इस तरह की चीज़ें हमें पाकिस्तान में बहुत ही कम मिलती है। हम ज़्यादातर यहाँ पाकिस्तान में रह कर अगर काम भी करते हैं तो वर्चुअली रिमोटली सर्वर्स को ही मैनेज और उसी पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो बीइंग एन आईटी के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रहते हुए आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि आप सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। हो सकता है इन फ्यूचर आप सॉफ्टवेयर की साइड पे ना जाएं, आप हार्डवेयर की साइड पे चले जाएं। तो ये कई लोग ये समझते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आईटी में, कंप्यूटर मैनेज करने की, कंप्यूटर लैब में जॉब लग जाएगी। सर्वर मैनेजमेंट के अंदर जस्ट वर्चुअली सर्वर को मैनेज नहीं करने का काम होता, वो सर्वर फिज़िकली भी मैनेज करने के लिए वो भी बड़ी एक जॉब है, पूरी एक फील्ड है कि आपने पूरे सर्वर रूम को मैनेज करना है। वो पूरी एक बंदा नहीं करता, मल्टीपल लोग उसको मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करूँगा। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।